हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और वहीं 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए किसान ये कह रहे हैं कि 19 सितंबर तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 20 सितंबर को वो सड़क जाम कर देंगे। इसी बीच अंबाला में 3 अध्यादेशों के विरोध में किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए कहा कि हम काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती हमारा धरना जारी रहेगा। और वहीं किसानों ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन और उग्र होता जाएगा। हमें नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी ये अध्यादेश वापस ले लेगी, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात बताना चाहते हैं। ये किसान और आड़ती एसोसिएशन और बहुत संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम इस सरकार को मजबूर ना कर दें इन अध्यादेश वापस लेने के। चाहे हम इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़ी, हम वो देने के लिए गया। नहीं, शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं ये, तो इसकी तो जो भी सरकार के लेवल पे जो फैसला हो उनकी वार्तालाप चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से भी चल रही है। जो फैसला होगा उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बड़ी शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके बैठे। और वहीं 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर के किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इन अध्यादेशों का समर्थन कर रहे हैं। भिवानी के कई किसान संगठन 3 अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठनों के किसान नेताओं का कहना है कि ये अध्यादेश किसानों के हित में है और इससे किसानों को फायदा होगा और कहा कि MSP पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा और किसानों की रजिस्ट्री का सारा लेखा जोखा होगा। आज हमने जो नेहरू पार्क से यहाँ तक जो चल के जो हम एक अध्यादेश के लिए समर्थन के लिए आए, न विरोध के लिए। अभी कुछ दिनों से पूरे हरियाणा में कुछ शरारती तत्व हैं जो कि इस अध्यादेश के खिलाफ चल रहे हैं। वो भोले वाले किसानों को बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ये अध्यादेश जो है किसान को मजबूत बनाने के कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमें उसे कोई, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक नहीं, हमें किसान है, लेकिन हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो किसानों के लिए लेके आई है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इससे हर किसान, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि मजबूत बनेगा। प्रदेश के खिलाड़ी खून पसीना एक कर मेहनत कर इस देश को मेडल दिलवाते हैं और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात करते हैं। लेकिन क्या इन खिलाड़ियों को वो तमाम सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं जिन सुविधाओं को सरकार इन तक पहुंचाती है? खबर करनाल से है, जहां कर्ण स्टेडियम में पिछले 2 साल में केंद्रीय स्टॉक रजिस्टर में 10,19,000 रुपए खेल सामान का घोटाला सामने आया। इस मामले में अभी जिला स्टोर की जांच होनी बाकी है। ऐसे में जिला खेल अधिकारी से 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। कम दिखाए गए सामान को लेकर जिला खेल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जिला खेल विभाग अपनी पुरानी खामियों को दबाए बैठा है ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को खेल सामान के घोटाले का पता न चल सके। खिलाड़ियों के खेल सामान को लेकर बड़ी गड़बड़ी पाया जाना जिला खेल विभाग की बड़ी लापरवाही है। और वहीं फरीदाबाद के 26 गांवों को निगम में शामिल करने के बाद ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 26 गांवों के मौजूदा लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में 26 गांवों को निगम में शामिल न करने की बात को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इसी बीच ग्रामीणों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर 26 गांवों को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी मदद क्यों न उठानी पड़े। हमारी पंचायत आज नीमका गांव में और तमाम अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हैं। ये जो 26 गांवों को नगर निगम में लिया जा रहा है उसके विरोध में ये पंचायत है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव नगर निगम में ना लिए जाएं। एक और कोरोना की मार और दूसरी ओर महंगाई की मार लोगों पर भारी पड़ रही है। कोरोना की मार से बचते हुए लोग
ये सोच रहे थे कि उनका जनजीवन दोबारा नए सिरे से शुरू होगा, लेकिन महंगाई ने उनकी इस उम्मीद को भी खत्म कर दिया है। गोहाना की सब्जी मंडी में काम करने वाले छोटे दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सभी सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरे राज्य में सब्जी का उत्पादन कम होने से भाव बढ़ते जा रहे हैं। पहले 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया, जिसके चलते सब्जियां खरीदना और बेचना घाटे का सौदा होता जा रहा है। दुकानदारों की माने तो हर रोज वो 5 से 7 हजार की सब्जियां बड़े दुकानदारों से खरीद कर बेचते थे, लेकिन भाव लगातार बढ़ने से हर रोज सब्जियां नहीं बिक रही हैं, जिसके चलते उन्हें हर रोज हजारों का नुकसान हो रहा है। ये सब्जी की आवक कम होने के कारण 60 रुपए किलो टमाटर है भाई, 40 रुपए किलो बैंगन है, 30 रुपए किलो भिंडी है, 70 रुपए किलो शिमला मिर्च है। फूल गोभी ने तो कमाल ही कर दिया, 100 रुपए किलो है फूल गोभी। मटर 120 रुपए किलो, आधा किलो 60 रुपए की है। बहुत बुरा हाल है, गरीब आदमी कुछ नहीं ले सकता। 40 रुपए का पाव लहसुन है, तो बुरा हाल है। तो बहुत ज्यादा रेट है। बहुत ज्यादा रेट है। ग्राहक नहीं, ग्राहक बिल्कुल नहीं, नाम मात्र ग्राहक है। अब तो कम ली जा रही है जी, भाव में फर्क आ रहा है, कम खरीदारी हो रही है। रेट ज्यादा महंगे हैं? हाँ, रेट महंगे हो रहे हैं। कुछ बताया क्या कारण मानते हो, क्या है? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बाकी यही अपना कोरोना महामारी की वजह से ही बता रहे हैं। काम में तेजी है ही नहीं, महंगाई के कारण। कोरोना है, उससे महंगाई बढ़ती गई है, कोई गाहक नहीं आता, सारा माल खराब ही होता है। तकरीबन आधी सब्जी फेंक के जानी पड़ती है। शाम के टाइम आके देखना सब्जी यहीं पड़ी मिलेगी, फेंकनी पड़ती है गायों को। कितने का माल खरीदते हैं आप? 5-7 हजार का लेते हैं, 3-4 हजार की सेल होती है, अगले दिन फिर बेचना पड़ता, कभी तेज करना पड़ता, कभी मंदा, कुछ नहीं बचता इसमें। और वहीं खबर गुरुग्राम से है, जहां से फ्लैट बेचने के मामले में एक बड़ी धांधली सामने आई है। यहां पर मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं और हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने बताया कि निगम के इलाके में बन रहे फ्लैटों की अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान के तहत 150 बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है। जो बिल्डिंग बनाई गई है वो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम के तहत बनी है या फिर नहीं। इसके अलावा जिन आर्किटेक्ट के तहत इन बिल्डिंगों का नक्शा पास कराया गया है, उन आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी बनती है कि फ्लैट नक्शे के अनुसार बने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लैट के मालिक के साथ साथ आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के जो एरिया हैं जिसमें रेगुलराइज्ड और नोटिफाइड कॉलोनीज आती हैं, टीपी स्कीम्स हैं, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हैं या कोर एरियाज, ये 4-5 तरह की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है जिसमें कॉर्पोरेशन काम करती है। ऑन डेट हम हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 जो है उसके अंतर्गत बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। आप अपने इधर बिल्डिंग प्लान उस पर लोड कीजिए, तो उधर से आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये जिम्मेवारी आर्किटेक्ट की है और एप्लीकेंट की है कि वो जैसे उसने बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं उसी तरह से बनाए। इसमें आर्किटेक्ट और एप्लीकेंट ही सर्टिफाई करके देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं वो बिल्कुल बिल्डिंग प्लान जो है हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार, तो उसमें नियम कायदे कानून है उसके अनुसार। कोरोना काल में रेहड़ी और फड़ी वालों का रोजगार भी लगातार बंद नजर आया। वो भी अपने रोजगार को दोबारा नए सिरे से शुरू करने की जद्दोजहद और संघर्षरत नजर आए। इसी बीच फतेहाबाद के मॉडल टाउन में प्रशासन की ओर से रेहड़ी वालों को हटा दिया गया, जिसके बाद रेहड़ी चालक अपनी समस्याओं को लेकर डीसी दफ्तर पहुंचे। रेहड़ी चालकों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके रोजगार के लिए कोई जगह मुहैया कराई जाए जहां वो अपनी रेहड़ी लगा सके। वे इस मामले में डीसी ने एसडीएम से संज्ञान लेने के आदेश जारी किए। 30 से 40 रेडियो वाले वेंडर हैं जो रेडियां लगाते हैं काफ़ी लंबे समय से, आज से समथिंग 20 साल पहले से लगा रहे हैं। अब 7-8 दिन से पहले हमारी रेडियां हटवा दी गई हैं, जिससे हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। हमने यहाँ पर डीसी साहब को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन किसी कारण उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। उन्होंने नीचे उनसे किसी अफसर से बात करवा कर ईओ साहब के पास भेज दिया नगर पालिका में। अब हम नगर पालिका में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से अपील है और भी संस्थानों से अपील है कि हमारी रेडियां पुनः उसी जगह पे लगवाई जाएं और हमारे को जो इस मंदी के दौर से उबारा जाए।
और वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कि प्रदेश सरकार के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी बीच रतिया में 2 दिन पहले फैक्ट्री में बिहार से लौटे 81 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने जहां 81 मजदूर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन्हें फैक्ट्री के कमरों में ही क्वारंटाइन किया है और वहीं पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इस दौरान मजदूरों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी फैक्ट्री में मौजूद है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूरों से मिलने वाले लोगों की हिस्ट्री खंगाली है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले लोगों के सैंपल लिए हैं और उनकी जांच शुरू कर दी है। इसमें एक्चुअली क्या गत्ता फैक्ट्री में हमारे 132 की सैंपलिंग ली गई थी वहाँ से, तो वहाँ पे 81 पेशेंट जो वर्कर थे वो पॉजिटिव आ गए थे। उनका जो लॉस ऑफ सेलिंग स्टेटस और उनका जो सब्जी वगैरह है वो इसी एरिया से पर्टिकुलर एरिया से खरीदने का ध्यान में आया है। कल सैंपलिंग के लिए इसमें 1-2 रेडी वाले भी पॉजिटिव पाए गए, जिनकी हिस्ट्री वहाँ से बिलोंग करती थी कि हम गत्ता फैक्ट्री में लोग सब्जी लेने आते थे। इसलिए पूरी तरह से अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो उनकी लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से ना उनके समझ में आ रही थी। इसलिए डिसाइड ये किया गया कि जो रेडी हैं वो सारे ही एक साथ एंटीजन टेस्ट कर दिया जाए, ताकि इनमें जो पॉजिटिव है उनको आइसोलेट करके संक्रमण को बचाया जा सके। और वहीं प्रदेश में किसानों की नरमे और कपास की फसल में सफेद मक्खी लगने से उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में फसल बर्बादी की कगार पर भी नजर आ रही है। सफेद मक्खी से नरमा की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसे लेकर किसान बार बार धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने सफेद मक्खी से खराब हुई नरमा की फसल की गिरदावरी के आदेश दिए हैं। उकलाना के नायब तहसीलदार धर्मवीर नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार सफेद मच्छर से खराब हुई खरीफ की नरमा फसल की विशेष गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुलाना क्षेत्र के सभी गांवों में पटवारियों को आदेश दे दिए गए हैं और वो प्रत्येक खेत में पहुंचकर खराब हुई फसल की गिरदावरी कर रिपोर्ट दें और कहा कि जैसे ही पटवारियों से रिपोर्ट मिलेगी तो उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। सरकार की तरफ से इसके बारे में सर्विस गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं, जो इसी मैडम को प्राप्त हो चुके थे। कल उनके ऑफिस से फिर आगे उपमंडल अधिकारी को सभी को पत्र भेजा गया था और वो एसडीएम साहब का जो लेटर था वो मेरे को मिला है और मैंने भी तुरंत प्रभाव से और डिलीवरी करने के लिए यहाँ से लेटर जारी कर दिया है। तो सभी गाँव में पुराना तहसील के सभी गाँव में सफेद मक्खी से जो फसल खराब हुई है उसकी डिलीवरी तुरंत प्रभाव से की जाएगी। और आपको बता दें कि घरोंडा अनाज मंडी में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेश और लॉकडाउन में हुए व्यापारियों के नुकसान पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश संयोजक गुलशन डंग ने कहा कि व्यापारी वर्ग आज प्रदेश के ऐसे संगठन का भाव महसूस कर रहा है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ सके। इस आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संगठन बना है। यहाँ पर व्यापारी भाइयों से आड़ती भाइयों से मिलने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पूरे हरियाणा के अंदर रोहतक से हमने शुरुआत की थी और उस शुरुआत में हमने पूरे हरियाणा का कार्यक्रम बनाया है। हर जगह हम जाकर के राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की कार्यकारिणी बना रहे हैं और उसी के तहत हमने हमारे गुलशन डंग जी हैं रोहतक से, इनको प्रदेश का संयोजक बनाया है। इनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर हम इसकी टीम बनाएंगे और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे व्यापारी भाई हैं, आड़ती भाई हैं, जो अभी हरियाणा के अंदर वर्तमान में ये जो शोषण किया जा रहा है व्यापारियों का और आड़तियों का, इसके विरुद्ध आवाज उठाना है। और वहीं अंबाला पुलिस ने एक नया अभियान चलाया। इस नए अभियान के तहत नशा तस्करी को लेकर वो लगातार अपनी मुस्तैदी बढ़ाएंगे, सतर्कता लगातार बढ़ाएंगे। इसी बीच अवैध रूप से बेच रहे
शराब और शराब की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने में अंबाला पुलिस जुटी हुई है। अंबाला पुलिस ने एक जूस की दुकान पर छापेमारी की और भारी संख्या में देशी और अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस अधिकारी का कहना है कि छापेमारी के दौरान दुकान से शराब की करीब 80 बोतलें बरामद की गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। आपको बता दें कि खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पानीपत जैसे क्षेत्र में यहां पर नदी में बच्चे ऐसे ही नहाते हुए नजर आते थे। पानीपत म्यासंद रोड पर दिल्ली पैरेलल नहर में जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे यहां छलांग लगाते थे। यहां कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। बच्चे जान जोखिम में डालकर रोड के किनारे और ऊंचे पेड़ों से नहर में छलांग लगाते हैं। जब हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो पानीपत पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले पर संज्ञान लिया। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने कहा कि खबर देखने के बाद थाना मॉडल टाउन और असंध चौकी को सत्य निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए है संज्ञान में हर साल हम जैसे पिछले साल भी ये इश्यू आया था तब भी हमने ड्यूटियां लगाई थी, अब भी ड्यूटियां लगा रखी हैं और ऐसा कोई कानूनी उसमें अगर कोई प्रावधान है तो वो भी हम कार्रवाई करेंगे। और एसएचओ माल टाउन को और चौकी इंचार्ज असंध रोड को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भी वो बिल्कुल भी ऐसा बच्चों की जान का रिस्क ना लेने दें। माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, लेकिन वो नहीं रखते हैं तो पुलिस रखेगी ज़रूर और इसमें हम इंश्योर करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा रिस्क ना ले। प्रदेश में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो साल लग जाते हैं उन्हें न्याय पाने के लिए और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें वो खाती रहती हैं। टोहाना में 15 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता ने गृह मंत्री और महिला आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने पत्र में लिखा है कि 18 अगस्त को कुछ लड़के जबरदस्ती उसके घर में घुस गए और वहीं एक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन दादी के आते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने पीड़िता को भी धमकी दी, जिसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस के पास गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक हफ्ते बाद दोषियों के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और 7-8 दिन बाद मेडिकल होने से शरीर के चोट के निशान मेडिकल में नहीं आ पाए। आपको बता दें कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और पीड़िता ने मामले में गृह मंत्री और महिला आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 18 तारीख ने रात के 3:30 बजे हमारे घर घुसा और लड़की सोई हुई थी, उसको बदतमीजी करी और मैं पीछे से लग गई हूँ, पीछे उसके वो भाग गया। एक छोरा और खड़ा था पीछे, उसकी पहचान नहीं आई। थाने में दरखास्त देने गए 19 तारीख ने, तो ना तो मेले थाने वाले ने दरखास्त ली मारी, ना उसने ली सिटी थाने वाले ने। तो उसने बुला लिया सरपंच ने, तो बोले मैं बोली भी मारी दरखास्त लो, उन्होंने मारी दरखास्त नहीं ली। तो हमारी दरखास्त दी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तार नहीं कराया। कार्रवाई हम कर रहे हैं, अभी हमारा कोई नहीं है जी हमारी। और वहीं प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। खबर हांसी से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हांसी के जींद रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और वहीं गाड़ी लूट मामले में रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यहां गाड़ी लूटने की वारदात कई दिनों पहले हुई थी। 11 सितंबर की रात को ये गाड़ी लूटी गई थी। इसके बाद पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इन चारों को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। सांपला थाना पुलिस चारों युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी, ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने लूटी गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। आपको बता दें कि सांपला थाना क्षेत्र में 5 युवकों ने 11 सितंबर की रात को चालक को बंधक बनाकर स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल फोन और नकदी लूटने की वारदात को अंजाम दिया था।
11-12 सितंबर की रात को करीब रात के 2 बजे हमारे पास एक अंकित नाम का लड़का आया था और उसने बताया कि हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी छीन ली, जो लोनी यूपी से लेके आया था, किराए के ऊपर की थी 5-6 लड़कों ने। और केएमपी से होते हुए टोल पे होते हुए जब टोल क्रॉस करके जैसे ही गाड़ी को टोल क्रॉस किया तो अंकित ड्राइवर को पीछे गाड़ी में खींच के और उसको सीट के नीचे दबा लिया। और जो इस्माइला पुल क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही उन्होंने उसको ड्राइवर अंकित को अपने हाथ पैर रस्सी से बांधकर खेतों में डाल दिया और स्कॉर्पियो को लेके वो भाग गए थे। और वहीं खबर पलवल से है, जहां चलती कार में आग लग गई। आपको जानकारी दे दें कि ये घटना केजीपी एक्सप्रेसवे पुल के नीचे हुई है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से कार देखते ही देखते आग के गोले में दब गई। और गनीमत रही कि कार में सवार दोनों लोगों ने कार का धुआं निकलता देखा, कार रोकी और बाहर निकल गए। आग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार सवार लोगों ने बताया कि वो राजस्थान से यूपी के मथुरा की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो पलवल के गांव अटोहा के नजदीक केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे पुल के नीचे पहुंचे तो अचानक उनकी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख उन्होंने कार को रोककर कार के बोनट को खोलने की कोशिश की और देखते ही देखते कार में आग लग गई। राजस्थान से जैसे ही गाड़ी में थोड़ी सी धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, हमने गाड़ी रोकी, फिर कोशिश की बोनट खोलने की, बोनट खुलाने, फिर सब पे फ़ोन किया, 100 नंबर पे फायर ब्रिगेड और भाई आ गए थे, सबने कोशिश की बोनट खुलाने, फिर उसके बाद आग पकड़ती गई गाड़ी। ऐसे ही मुझे इतला मिली कि भाई ये डस्टर कार है कोई यूपी नंबर की और केएमपी फ्लाईओवर के नीचे आगजनी है। तुरंत मैं बिना देरी के जैसे अभी था जिस पोजीशन में तुरंत पहुंचा हूँ, उसी आगजनी होती हुई हालात जो है ना कंट्रोल कर लिया गया फायर ब्रिगेड द्वारा और जो भी जान माल की जो है ना सुरक्षित बच गए। ड्राइवर था और एक उनमें सवारी साथ बैठी। गाड़ी आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।